नेपाल में जेन जी यानी 1997 से 2010-12 तक के बीच में पैदा हुए बच्चे यानी 28 साल से कम के युवाओं ने ऐसा आंदोलन छेड़ा कि 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री को तमाम मंत्रियों को देश छोड़ के भागना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हिंसक घटनाएं भी हुई, उसमें एक दो दर्जन के करीब लोगों की जान, युवाओं की, आंदोलनकारियों की जान भी चली गई। और इस घटना ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया कि आखिर ऐसा नेपाल में क्या हुआ, या नेपाल में कुछ दिनों से कुछ सुलग रहा था जो एकाएक सामने हमारे आपके आ गया। इन सब बातों पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो दिल्ली में रहते हैं, रंजीत रे साहब, जो कि नेपाल में भारत के राजदूत रहे हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी थे यहाँ भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में, डिप्लोमेट हैं। और सबसे महत्वपूर्ण परिचय ये भी है कि काठमांडू डायलेमा, इन्होंने एक किताब भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में लिखी है, जो अपने आप में एक दस्तावेज है दोनों देशों के रिश्ते की। 2013 से 17 4 सालों तक आप काठमांडू में भारत के राजदूत रहे और नेपाल की पूरी समस्याओं के बारे में और जो कुछ भी वहाँ हुआ है उसकी वजह क्या है, उसके बारे में कुछ लोग जो सबसे बेहतर तरीके से हमको और आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता सकते हैं, रंजीत रे उनमें से एक है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। और मैं सर संक्षेप में, मेरे 4-5 सवाल हैं। पहला, क्या आप मानते हैं ये जेन जी, जो अभी नया जेन अल्फा, जेन जी 97 से इतने तक पैदा हुए बच्चे 2010-12 तक, केवल इन्हीं बच्चों का ये आंदोलन है? देखिए, शुरुआत तो ऐसे ही हुई, और शुरुआत इसकी इसलिए हुई क्योंकि सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया था पिछली सरकार ने, और इससे बहुत आक्रोश हुआ युवा लोगों में, खासतौर जो जैसे आपने कहा जो जेन जी हैं। तो जब पहले दिन जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसके पहले उन लोगों ने कहा था कि देखिए, इसमें कोई पॉलिटिकल, ये नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी शामिल इसमें नहीं होंगे, और ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है। तो उसमें युवा लोग बहुत आए और काफ़ी तादाद में काठमांडू में, और केवल काठमांडू में ही नहीं, और ज़िलों में। एक मिनट सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत माफ़ी के साथ। मेरे कुछ साथी जो वहाँ पर काठमांडू में गए हैं, मेरे साथी मतलब मीडिया से जो लोग गए और इंटरनेशनल मीडिया भी, जो नौजवानों का हुजूम था जो आंदोलन कर रहा था, वो इंटरनेशनल मीडिया और दूसरे लोगों पर ये नाराज़गी उन युवाओं की थी कि आपने पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया कि हम सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जबकि हम करप्शन के खिलाफ और नेपोटिज्म के खिलाफ, हमारी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है, ना कि सोशल मीडिया बैन कर दिया आपने हमारे। तो इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा कहने का मतलब है, ये ट्रिगर था, ये इमीडिएट रीज़न था जो लोग उतर के आए सड़कों पे, क्योंकि आप तो जानते हैं सोशल मीडिया का महत्व क्या है लोगों की लाइव्स में और लाइवलीहुड में, इनकम वगैरह। तो ये ट्रिगर था, बट जो रूट कॉज है, जो मेन रीज़न इसके और हैं, जैसे आपने कहा करप्शन है, नेपोटिज्म है। और करप्शन में भी देखिए, जो पॉलिटिकल लेवल पे जो करप्शन है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके फैमिलीज़ का जो रहन सहन है, जो बच्चे हैं उनके लैविश लाइफस्टाइल है, और वो लोग इंस्टाग्राम और उस पर पोस्ट भी करते हैं, तो इन सब वजहों से बहुत रिजेंटमेंट एक था। तीसरी बात ये थी कि देखिए, जो कोलिशन बना था, ये दो सबसे बड़ी पार्टीज जो हैं नेपाल की इकट्ठे हो गई, और ये कोलिशन मध्य रात में दोनों लीडर्स मिलके उन्होंने डिसाइड किया कोलिशन बनेगा। तो उस समय कहा तो ये था कि कोलिशन हम बना रहे हैं क्योंकि संविधान में कुछ हमें इम्प्रूव करना है, बट जो लोग वहाँ के मानते हैं वो समझते हैं कि ये कोलिशन इसलिए बना क्योंकि जो नेता थे दोनों पार्टीज़ के, वो करप्शन के दायरे में, चार्जेस में आ रहे थे, तो उसको स्टॉप करने के लिए या उसको बंद करने के लिए ये कोलिशन बना। तो इसीलिए बहुत आक्रोश था। तो जो हुआ क्या है कि देखिए, नेपाल में मेजॉरिटी जो है युवा पुश्ता है, और 1/3 जनसंख्या नेपाल की विदेशों में काम कर रही है, खाड़ी में काम कर रही है, और बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में है कई जगह। तो एक ये बहुत रिजेंटमेंट है कि देखिए, विकास यहाँ हुआ नहीं, और नेता जो हैं वो करप्ट हैं, और कुछ लोग बहुत बेनिफिट कर रहे हैं और आम जनता को कुछ मिल नहीं रहा। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये हुआ। जो आपने फिर कहा कि इसमें और
कोई जुड़ा था। तो देखिए जब इस तरह का एक होता है, इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन, तो बड़ा मुश्किल है कहना कहाँ जाएगा। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि जो कल आगजनी हुई, सारी सरकारी इमारतें जला डाली या लोगों के निवास जला दिए, जो लिंचिंग हुई है, ये जो है इस तरह की चीज़, एक तो रिएक्शन था कि जो 14-19 जो नौजवान मारे गए, जो गोलियां लगी, यंगस्टर्स थे, एक तो ये रिएक्शन था। दूसरा ये भी हो सकता है कि और लोग भी इसमें घुसे हों। लुटेरे भी कह रहे हैं कि घुसे थे जी, काफ़ी उनके सुपरमार्केट्स वगैरह जले हैं, तो ये हो सकता है। तो इस तरह के जब परिस्थिति आती है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करना इसको। एनीवे, अब आर्मी ने नियंत्रण में लिया है और आज जहाँ तक मेरी खबर है थिंग्स स्टेबलाइज हो रही हैं आज से। कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की जो है, ओली साहब जिस पार्टी के थे, और नेपाली कांग्रेस, इन दोनों ने गठबंधन बना लिया और दोनों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे। माना इन्होंने कहा कि हम कुछ बेहतरी के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन जनता को बाद में लगा कि अपने भ्रष्टाचार के आरोपों को दरकिनार करने के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया है सत्ता में रहने के लिए। और दूसरी बात ये कि इनके बच्चे दुबई, लंदन, अमेरिका, इंडिया के महंगे महंगे होटल्स में, जगहों पर, वेन्यूज में, गाड़ियों में घूम घूम के इंस्टाग्राम डाल रहे थे। तो बाकी नौजवान वहां के, कि यहाँ का आम नौजवान 2200 लोग रोज नेपाल से खाड़ी देशों में नौकरी करने जा रहे हैं, और यहाँ नेताओं के बच्चे इंडिया, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, दुबई घूम रहे हैं। ये अनरेस्ट जब सोशल मीडिया पे ज्यादा आया तो बैन हो गया। तो उसका दूसरा सवाल सर मेरा ये है, एक बहस जो लोग सोशल मीडिया का, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूँ तो सोशल मीडिया का बैन इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल एक लॉ लाया और उसमें यह था कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको नेपाल में रजिस्टर करना चाहिए था। तो इस लॉ में कोई नुकसान तो नहीं कि भाई कोई भी कंपनी जिस देश में काम करती है उसको उसका लॉ फॉलो करना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि वो कंपनीज ने रजिस्टर नहीं किया, तो कंपनी से बात करनी चाहिए थी सरकार को। बात तो करी नहीं, उन्होंने बैन कर दिया कि आपने हम ऐसा रजिस्टर नहीं किया है, आप हमारी लॉ का पालन नहीं कर रहे, इसलिए हमने आपको बैन कर दिया। तो उसका ये रिएक्शन बहुत नेगेटिव हुआ। अब सर लोग ये जानना चाह रहे हैं, जैसे कि वहाँ के आर्मी चीफ ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया, तो उसमें पहले राजा का फोटो दिखाई दिया। तो एक बहस शुरू हो गई कि नेपाल राजशाही को वापस चाहता है। लोकशाही जो 20 साल पहले आई थी, अब फिर राजा याद आने लगे। ये आपने बहुत जटिल सवाल पूछा है और इसका मैं थोड़ा सा डिटेल में इसका जवाब देना चाहता हूँ। जो संविधान बना था 2015 में, वो संविधान एक तो माओवादी का जो जनयुद्ध था, जो इंसर्जेंसी कहते हैं, वो हुआ था। दूसरा जो मधेसी आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों को जब समाप्त किया गया था तो कुछ अग्रीमेंट हुआ था सरकारों के साथ कि भाई हम ये करेंगे, समावेशी संविधान बनाएंगे या हम संघीयता लाएंगे। ये अग्रीमेंट्स जो थे ये 2015 के संविधान में अंकुरित हैं, उनको डाला गया है। तो ये संविधान 2015 का एक बहुत निगोशिएटेड और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे नेपाल के अलग अलग वर्गों के लोगों के अलग अलग जो डाइवर्सिटी है नेपाल के, सबको अकोमोडेट करने का कोशिश किया है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, एक संविधान ऐसा बनाइए जिसमें हर व्यक्ति को लगे कि मेरे इस गुलदस्ते में मेरे फूल की भी खुशबू है। तो ये संविधान वो है। और इस संविधान जो बना, इसने कहा कि हम रिपब्लिक बनेंगे, मतलब राजतंत्र नहीं होगा, जनतंत्र होगा। हम समावेशी संविधान बनाएंगे, समावेशी देश बनाएंगे, हम संघीयता लाएंगे, मतलब अलग अलग एरियाज में स्टेट्स बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो इंक्लूजन लाएंगे कि हर वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो ये संविधान बना। तो दूसरा क्या है ना, इस संविधान को अगर लोग बदलना चाहेंगे तो इसके समर्थक भी बहुत हैं, और जो राजशाही या राजतंत्र के पक्षधर हैं वो भी हैं। अभी कुछ महीने पहले एक बड़ा वहाँ उनका भी जुलूस निकला था जो राजा के पक्ष में था। पर अगर आप देखें तो राजतंत्र वालों को, जो राजतंत्र के पक्ष में हैं, उनको केवल 5% वोट मिला था पिछले इलेक्शन में। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी तादाद में राजतंत्र के लिए सपोर्ट है। और दूसरा, 2015 में जो कोर इश्यूज जो लोगों ने डिसाइड किया, उनको आप दोबारा ओपन करेंगे नेपाल के, अगर नेपाल में दोबारा ओपन होंगे तो नेचुरली फिर से तनाव बढ़ेगा। तो मैं नहीं जानता क्या होने वाला है। मैंने आपको केवल इतना बताया है
कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। और तीसरी चीज, लोग नेपाल के बहुत आक्रोशित हैं पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से कि देखिए संविधान बना, आपने कहा था स्थायित्व आएगा, आपने कहा था विकास होगा, नौकरियां मिलेंगी, कुछ नहीं मिला हमें, आप ही लोग ज़्यादा धनी हुए, हमें क्या मिला। तो जो लोगों का लीडर्स के प्रति आक्रोश है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि संविधान ने भी हमारे लिए कुछ नहीं दिया। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है कि मतलब ये जो प्रॉब्लम्स नेपाल में हुई हैं ये लीडर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, नॉट संविधान क्रिएटेड। तो मैं ये भी एलिमेंट आपको मतलब हमारे दर्शकों को संज्ञान में रखना पड़ेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। लास्ट पॉइंट, राजतंत्र का जहाँ तक भारत का सवाल है, देखिए ये मुद्दे जो हैं नेपाल की जनता को डिसाइड करने हैं। और हिस्टोरिकली अगर देखेंगे भारत का और राजतंत्र के साथ क्या रिलेशनशिप था, हिस्टोरिकली राजा जो नेपाल का था उस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि बड़ी अच्छी थी। मतलब हम लोगों को काफ़ी जो दिक्कतें हुई थी नेपाल में, चाहे नेपाल चीन की तरफ गया या और काफ़ी इस तरह की चीज़ें, वो राजतंत्र से जुड़ी हुई थी। तो ये लोगों का एक ये नॉस्टैल्जिया है ना कि अब ये सब तो बेकार है, राजा ही अच्छा था। तो इंडिया में भी नॉस्टैल्जिया है। तो हम लोगों को ये भी थोड़ी हिस्ट्री जो है नेपाल की और राजतंत्र की, उसको भी अपने मन में रखना चाहिए। सर एक और सवाल, जो सवाल लोगों के दिमाग में जो बिल्कुल आम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ये कि नेपाल अकेला हिंदू राष्ट्र था 2005 के बाद, और वो हिंदू राष्ट्र रहा नहीं, तो क्या हिंदूवादी ताकतें या हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में यह आंदोलन इसने देख लिया कि क्या है। लेकिन उस पर डाउट ये होता कि पशुपतिनाथ मंदिर के गेट पर ये पहुंच के वहाँ उस तरह का हुड़दंग करते, अगर हिंदू राष्ट्र के समर्थक लोग ये थे तो फिर ये काम नहीं होना था। देखिए ये बहुत एक पेचीदा मामला है। दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि 2015 का जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था तो लोगों के पास ले जाया गया, और उसमें जो लोगों की टिप्पणी आई, काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई हमें हिंदू तो रहना ही चाहिए। तो नेपाल हिंदू देश तो है ही, हमेशा से है और रहेगा। हिंदू राष्ट्र जो है नेपाल जो बना 1962 के संविधान में, राजा महेंद्र ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया। तो जो हिंदू राष्ट्र का हिस्ट्री नेपाल में इतना लंबा नहीं है, 60-70 साल से ही हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश तो है ही, हिंदू प्रधान देश तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नेपाल के संदर्भ में एक चीज़ और आपको समझनी चाहिए कि जो राजा है वो उसको कहा जाता है कि विष्णु के, भगवान विष्णु के अवतार है। तो अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उससे तो राजतंत्र जुड़ा हुआ है। तो एक ये मतलब दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं। हिंदू अगर बनाएंगे तो राजा जो विष्णु का अवतार है तो नेचुरली फिर वही देश का अध्यक्ष बनेगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। और रिपब्लिकनिज्म जो है वो माओइस्ट जनयुद्ध के बाद आई, तो राजा को हटाया गया। इसके अलग कारण है, मैं नहीं जाना चाहता, पर राजा को हटाया गया। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। कुछ लोग नेपाल में हैं वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र आए और राजतंत्र वापस आए। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, राजतंत्र हमें नहीं चाहिए पर हिंदू होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं, खासतौर जो कम्युनिस्ट इंक्लिनेशन के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो रिपब्लिक चाहिए, हमें कोई राजा नहीं चाहिए और हमें सेक्युलरिज्म चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। अच्छा सर, एक वो जो 3H कहते हैं नेपाल में, मैं एक भूल रहा हूँ, हिंदू, हिल्स और एक हिमालय, मैं भूल रहा हूँ। तो वो जो उसका डोमिनेंस कहते हैं नेपाल में है, तो ये उसका भी रिफ्लेक्शन हो सकता है क्या? किसका? ये 3H का जो डोमिनेंस है, हिल्स का, हिंदूज का, ऐसा। देखिए नेपाल एक बहुत विविधतापूर्ण देश है, तरह तरह के लोग हैं। आधी जनसंख्या नेपाल की जो है वो केवल 18% ज़मीन पे है, तराई में, और पहाड़ में लोग हैं, तराई में लोग हैं, जनजाति हैं, और ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग हैं पहाड़ में, और तराई में मधेसी लोग कहे जाते हैं। तो एक बहुत विविधतापूर्ण देश है नेपाल। और हिस्टोरिकली एक ये फीलिंग थी नेपाल में, फीलिंग क्या, सही ही है, कि एक वर्ग जो है डोमिनेट करता था नेपाल को, नेपाल की तंत्र को, नेपाल के रिसोर्सेज को, नेपाल की ब्यूरोक्रेसी को। एक ही तंत्र था जो पहाड़ी
उच्च कोटि के जो कास्ट सिस्टम में बाउन क्षेत्री कहते हैं वो लोग थे, बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो माओवादी ने इस तरह के इश्यूज उठाए और वो जनयुद्ध हुआ। उसके बाद एक अग्रीमेंट हुआ जिसमें ये हुआ कि नहीं, सभी वर्गों को हमें शामिल करना है देश के संचालन में, देश के रिसोर्सेज में सबका हिस्सा है, तो वो नया संविधान बना। तो ये इश्यूज जो हैं, एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो नेपाल का है उसके बेसिस पे है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एवोल्यूशन आगे बढ़ता है, उसको पीछे ले जाना, हिस्ट्री में ले जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत बहुत डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। अब सर एक मेरा सवाल है, आप साउथ एशिया के इतने विदेश मंत्रालय में इतने लंबे समय तक रहे, ये जो नेपाल में जो कुछ हो रहा है सर, और पीछे एक दशक में जो कुछ हुआ है, खासकर इस सरकार के आने के बाद, हमारे और नेपाल के रिश्तों को इस घटना के बाद या पीछे आप कैसे देखते हैं, पहले के मुकाबले और अब? भारत और नेपाल का संबंध बहुत प्रगाढ़ संबंध है, और केवल सरकारों के बीच का संबंध नहीं, जनता के बीच का। रोटी बेटी जो बोलते हैं। तो मुझे कोई, आप किसी और संबंध को नेपाल और भारत के संबंध से तुलना नहीं कर सकते, इतना हमारा घनिष्ठ संबंध है। ओपन बॉर्डर है हमारा। इसकी वजह से भारत, जो भी सरकार नेपाल में आएगी, जो भी नेपाल की सरकार होगी, वो नेपाल के लोग डिसाइड करते हैं क्या सरकार आएगी, उसके साथ भारत को काम करना है। तीसरा, नेपाल इतनी उथल पुथल हुई है और हिस्टोरिकली भारत ने जन आकांक्षाओं का समर्थन किया है नेपाल में। कोई भी आप पॉलिटिकल चेंज देखिए, राणा काल से लेके और मधेसी आंदोलन और माओइस्ट जनयुद्ध से को देखते हुए भारत हमेशा नेपाल की जनता जो चाहती है उसी का समर्थन किया है, और मुझे लगता है यही हम करते रहेंगे। तो जो भी सरकार बनेगी नेपाल में, दोनों देशों के लिए, भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे उनके साथ अच्छे रिश्ते होंगे, और नेपाल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत नेपाल के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण कंट्री है संबंध के लिए। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से एफर्ट यही होगा कि हमारी जो रिलेशनशिप है, जो प्रगाढ़ता है, वो बरकरार रहे आगे। अच्छा सर, हमारे जो दो पड़ोसी मुल्क हैं, एक बांग्लादेश और नेपाल, क्या इत्तेफाक है कि दोनों राज्यों के राज्य प्रमुख चाइना की यात्रा पे जाते हैं, लौट के शेख हसीना बीच में ही वापस आती हैं और तुरंत उनके खिलाफ आंदोलन शुरू होता है, उन्हें छोड़ के भागना पड़ता है। अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में ओली साहब, नेपाल के प्रधानमंत्री, गए अभी 3-4-5 दिन पहले, लौट के आए और ऐसा आंदोलन हुआ कि उन्हें भी हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा। देश छोड़ के भागे, कहाँ भागे? चाइना जाने के बाद ये दोनों, एक इस पर मैं चाहूंगा आप बताएं, और दूसरे सर, ये साउथ एशियन कंट्रीज में करप्शन कितना बड़ा मामला। देखिए श्रीलंका में एक फैमिली ने पूरा, जो पावर में आ जा रहा है वो हटना नहीं चाह रहा है, जनता इस कदर फिर आ रही है कि फिर वो सड़कों पे उतर के श्रीलंका में सब कुछ कर लिया। इसी तरह बांग्लादेश में आरोप लगा कि शेख हसीना रिगिंग करके जीत गई चुनाव, पावर से हटना नहीं चाहती। इसी तरह ओली पर यह आरोप लगा कि ये लोग पावर से हटना नहीं चाहते, गठजोड़ बना लिया ऊपर की पार्टियों को, और ये करप्ट, मतलब जो पावर में आ गया वो करप्ट है, और आने के बाद वो हटना नहीं चाहता, उसके लिए चाहे कुछ कर रहा है, और जनता, ये 3 हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उसमें ऐसी घटनाएं हुई। सही विश्लेषण है आपका, एकदम सही। और एक जो नई चीज आज की दुनिया में है वो सोशल मीडिया का प्रभाव है। तो अब जो है सब लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, कोई बात छुपी नहीं है, सबको पता है कि कौन करप्ट है, कौन कैसे रह रहा है, कितनी पानी में कौन है। तो ये सोशल मीडिया का एक बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ा है, और एज अ टूल ऑफ मोबिलाइजेशन ये बहुत पावरफुल है। तो सोशल मीडिया का बहुत अब प्रभाव बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि अपनी नीति में इसको हमें फैक्टर करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग सर कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान भी एकदम उबल रहा है, वहां के भी जो आर्मी है और वहां के भी पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है कि वहां का आम आदमी भी किस दिन सड़क पर उतर जाए कहा नहीं जा सकता, हालात वहां भी। तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका हो गया, खैर हमारी तो जड़ें बहुत मजबूत है और हम दूसरे तरह की कंट्री। तो सर ये जो इस अगल बगल के सारे डिस्टर्बेंसेस से हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव माना जाए? देखिए, चीन का आपने एक और सवाल मेरे से पूछा था कि वो चाइना गए और ये हुआ। देखिए, मेरा जहां तक विश्लेषण है कि ये जो मूवमेंट नेपाल में हुआ है ये होम ग्रोन मूवमेंट है, और शुरुआत तो हमें, मेरा एनालिसिस है, लार्जली होम ग्रोन मूवमेंट है।
पर इस तरह के मूवमेंट्स में क्या होता है कि इनको नियंत्रण में करना इतना आसान नहीं होता है, और फिर लोग उसका एडवांटेज उठाना चाहते हैं, अलग अलग शक्तियाँ। तो बट लार्जली मेरा विश्लेषण ये है कि ये जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं का मूवमेंट है मेनली। और दूसरा, आपने जो कहा कि नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी है हमारी, भारत के लिए अच्छा नहीं है। भारत के लिए अगर देखिए, हम लोग जो हैं अपनी आर्थिक विकास में जुटे हुए हैं और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हमारा जो नेबरहुड है अशांति होगी, उसमें अस्थिरता होगी, प्रॉब्लम्स होगी, तो हमारा अटेंशन जो है हर वक्त इन इश्यूज को डील करने में होगा। और हमारी स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर शांति है हर जगह और हम अपने नेबर्स को अपने विकास की रास्ते पे जोड़ सकें, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं नेपाल के साथ हाइड्रो पावर कोऑपरेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना रहे हैं, तो सब लोगों का एक साझा विकास होगा जो हर कंट्री के फेवर में, हर कंट्री को बेनिफिट करेगा। तो जो इंस्टेबिलिटी हम देख रहे हैं बिल्कुल किसी के भी हित में नहीं है, भारत के हित में नहीं है, जिन कंट्रीज में हो रहा है उनके हित में नहीं है। और मुझे लगता है कि जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जैसे भी लीडर्स, अब तो बहुत इंस्टेंसेस मिल गए कि क्या हो रहा है अलग अलग देशों में, और हर देश पे प्रभाव पड़ता है कि क्या हुआ दूसरे देश में। तो मुझे लगता है कि अब एक पॉलिटिक्स विकास पे फोकस करनी चाहिए और जन आकांक्षाओं को सपोर्ट और समर्थन करना चाहिए। अभी मैं सर जब नेपाल में अभी मैं जा रहा था, मैंने 3 बार टिकट करा काठमांडू का, और मेरी तीनों फ्लाइट कैंसिल हो गई। हालांकि ये फैसला लेने में थोड़ी देरी हुई मुझे जाने का, लेकिन मैं आप 2015 जब अर्थक्वेक आया था पीछे, तो मैं गया था वहाँ पर। बहुत सारे लोग जो नेपाल के बारे में नहीं जानते हैं या वहाँ नहीं गए, उनके दिमाग में ये आ रहा है कि ये यार सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र कैसे राष्ट्रपति भवन फूंक दे रहे हैं, कैसे पार्लियामेंट फूंक दे रहे हैं, कैसे उसमें आग लगा दे रहे हैं। तो मैं गया था सर, मैंने जो देखा था कि ये सारे गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस जो है, या वहाँ के जो मिनिस्टर्स भी हैं या बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, वो ऐसा कोई सिक्योरिटी में नहीं रहते जैसे यहाँ है कि आप कहीं पार्लियामेंट की तरफ देख भी नहीं सकते, पूरा आंख उठा करके तुरंत सिक्योरिटी वाला आपको बोलेगा। वहां तो सर खुलेआम है, 1-2 लोग रहते हैं, आप कहते हो हट जाओ तो हट जाएंगे, आप पार्लियामेंट में अंदर घुस जाते हैं, किसी भी जगह पर घुस जाते। जरा उसके बारे में आम दर्शकों को सर बताइए कि वहाँ क्यों सिक्योरिटी नहीं है? वहाँ के लोग सीधे साधे थे, कभी इस तरह का उम्मीद नहीं जी, ऐसा, और वहाँ तो कुछ रहता नहीं। आप भी एम्बेसडर रहे, ऐसा सिचुएशन तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था आएगा। और नेपाल में क्या है ना, मंत्रीगण वगैरह उनके अब क्वार्टर्स तो अब नए बने हैं, नहीं तो अपने अपने घरों में रहते हैं और सब अपने कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसी वैसे ही आते जाते रहते हैं, सबको एक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई ये इमेजिन ही नहीं कर सकता था। और एक रीजन इसका ये है कि जो लीडरशिप थी वो कट ऑफ हो गई जन आकांक्षाओं से। तो जैसे वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पे दौड़ा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला दिया, और वो तो लोग ये सोच रहे थे ना कि भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो सिक्योरिटी में रहता होगा, लेकिन असलियत ये है कि वहाँ का कोई भी वीआईपी आज के पहले, अब मैं नहीं जानता आगे क्या हो, तो आप किसी का भी दरवाजा खटखटाइए। मैं भी गया था एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर, दरवाजा खटखटाया, अर्थक्वेक था, और उनका आई और मैं पूरा अंदर चला गया। नहीं, और ये तो बहुत आपने सही बात कही है। और जो दूसरा, जो जिस तरह से ये जो आगजनी हुई है, ये तो बहुत डेंजरस है देश के लिए। इसका कितना नुकसान हुआ है, वही जो अब आने वाली सरकारें हैं उनके लिए कितना नुकसान। सुप्रीम कोर्ट जला दिया, पार्लियामेंट जला दी, राष्ट्रपति भवन जला दिया, लोगों के निजी घर तो गए। तो इस तरह का जो ये एंगर था, टू सम एक्सटेंट, ये जो 19 नौजवानों की मौत हुई एक दिन पहले, उसका भी रिफ्लेक्शन था। पर दूसरा मुझे ये भी लगता है कि देखिए, बिल्डिंग जलाना इतना आसान नहीं, स्टूडेंट को नहीं आता ये सब। तो कौन ऐसे उसमें लोग हैं जो इस टाइप की जो कर रहे हैं, और जो कंटिन्यू करा। आर्मी ने सिचुएशन नियंत्रण में ली 10 बजे रात को, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है अगर आर्मी शायद थोड़ा और जल्दी एक्शन लेती तो शायद इतनी, हाँ, उसने भी ये अराजकता, ये एनार्की सड़कों पे होने दी। नहीं, ऐसा नहीं कि होने दी, मतलब मुझे लगता है सर वो शायद प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का इंतजार कर। ये बात सही है। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत डिले किया। अगर पहले ही दिन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते और ये फायरिंग वगैरह नहीं होती तो सिचुएशन नियंत्रण में होती, फर्क होती। तो आपको लगता है अब फिर नेपाल ट्रैक पे वापस आ जाएगा कि बांग्लादेश की तरह ट्रैक से उतर ही जाएगा? नहीं, देखिए, अब ये तो ट्रैक पे तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश और तो नहीं आ पा सरकार तो बननी ही पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि, और
मैं कह नहीं सकता किस तरह की सरकार बनेगी, आगे क्या आएगा, बट ऑलरेडी जो सिचुएशन है, अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई है, आज इस तरह का उद्दंड नहीं हो रहा है नेपाल में, तो सिचुएशन मुझे लगता है धीरे धीरे इम्प्रूव करेगी। और ये मैं तो इसमें मुझे कॉन्फिडेंट हूँ कि इम्प्रूव करेगी आने वाले दिनों में। सर, आपने बात की, आपने वक्त दिया इसको बहुत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, रंजीत रे साहब से मैंने नेपाल के बारे में जानने की कोशिश की। भारत के लिए चिंता की बात है कि उसकी सीमाओं से लगे देश में असंतोष या अराजकता की स्थिति थोड़े थोड़े अंतराल के बाद दिखाई देती रह रही है, और इन देशों में जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक हमारे देश पर भी इसकी आंच, इसका असर पड़ता रहेगा। बहरहाल आज बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।